हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। केवीएम की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार, क्लास 10th आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर 7 जो हम पढ़ रहे थे अब तक। इससे पहले हमारे वीडियो में हमने देखा कि इसमें परमाणु सिद्धांत एवं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं उनके गुणधर्म। तो इसमें हमने मेन सिद्धांत जो पढ़े थे वो क्या थे? परमाणु के सिद्धांत। पहला था डाल्टन का सिद्धांत। उसके बाद डाल्टन के सिद्धांत में कुछ कमियां रह गई थी। उसके बाद जे थॉमसन ने अपना सिद्धांत दिया। अब जे थॉमसन में, क्योंकि डाल्टन के सिद्धांत तक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज नहीं हुई थी, तो जैसे ही उनकी खोज हुई तो उसके बाद जे थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। उनमें उसके अनुसार क्या था? संपूर्ण भाग धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन उसमें बिखरे रहते हैं। ये जे थॉमसन का परमाणु मॉडल था। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन की खोज हुई या इसमें भी कुछ कमियां रह गई, जब इसके बाद रदरफोर्ड ने अपना प्रयोग किया, अल्फा कणों का प्रकीर्णन किया, तो वहाँ पर उसने कुछ नए ही निष्कर्ष निकाले थे। जिसने रदरफोर्ड ने क्या कहा कि संपूर्ण भाग केंद्र में निहित होता है, अर्थात नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। जहाँ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उन्हें कक्षा या ऊर्जा स्तर कहते हैं, जो कि भिन्न भिन्न ऊर्जाओं के होते हैं। लेकिन इसमें रदरफोर्ड में कुछ कमियां रह गई थी। रदरफोर्ड की जो मेन कमी क्या थी वो ये थी कि यदि किसी नाभिक के चारों ओर कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है नियमित रूप से, तो वह सर्पिलाकार गति करता हुआ, क्योंकि चक्कर लगाएगा तो ऊर्जा का ह्रास भी करेगा। अब ये चक्कर लगाता हुआ सर्पिलाकार गति करते हुए अंत में नाभिक में गिर जाना चाहिए, लेकिन वो वास्तव में नाभिक में नहीं गिरता है। तो इसका स्पष्टीकरण रदरफोर्ड नहीं कर सका, तो इसलिए रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत भी फेल हो गया। क्लियर है? इसके बाद जब इसके कमियों को दूर किया किसने? इसके बाद आया था नील्स बोर। 1913 में इसने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसने हाइड्रोजन को लेकर हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करते हुए अपना एक सिद्धांत दिया और अभिधारणाएं प्रस्तुत की। तो नील्स बोर की अभिधारणाएं क्या थी, मेन क्या थी? तो नील्स बोर, तो यहाँ पर हम लिखते हैं नील्स बोर की अभिधारणाएं। तो इसने क्या क्या अभिधारणाएं दी थी? कि नील्स बोर ने ये बताया था कि रदरफोर्ड सही था, है ना। तो रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो नील्स बोर ने भी यही कहा। तो नील्स बोर ने ये कहा कि जब चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन इसलिए नाभिक में नहीं गिरता, क्योंकि जब वो चक्कर लगाएगा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर ऊर्जा स्तर में, तो उस पर दो बल कार्य करते हैं। एक बल तो उस इलेक्ट्रॉन को नाभिक की ओर खींचने का काम करता है और दूसरा बल उसको दूर ले जाने की कोशिश करता है। तो जब ये दोनों बल, इस बल को कहते हैं अपकेंद्रीय बल और इस बल को कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। ये दोनों बल, ये तो इलेक्ट्रॉन को नाभिक की ओर खींचता है, जो नाभिक के माइनस और प्लस आवेश के आकर्षण के कारण उत्पन्न होता है। और ये होता है अपकेंद्रीय बल, जो इलेक्ट्रॉन की गति के कारण उत्पन्न होता है। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है तो उसमें एक बल उत्पन्न हो जाता है जो उसको दूर ले जाने की कोशिश करता है। जैसे हम देखते हैं रस्सी में पत्थर को बांध कर ऐसे घुमाते हैं, तो हम जो रस्सी होती है वो तो पत्थर को अपनी ओर खींचती है, हमारे हाथ से पकड़े रखती है। लेकिन जैसे हम रस्सी को छोड़ देंगे तो पत्थर दूर चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी गति के कारण जो बल उत्पन्न हुआ था वो उसको दूर ले जाने की कोशिश करता है, जिसे हम कहते हैं अपकेंद्रीय बल। तो ये दोनों बल एक समान होते हैं और विपरीत होते हैं, एक दूसरे के विपरीत लगते हैं, जिसके कारण जब ये दोनों बल एक दूसरे को प्रतिसंतुलित कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है। अब बात आती है कि ये इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में भी जा सकता है कि नहीं। अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन इस कक्षक में चक्कर लगा रहा है और यहाँ पर दूसरा कोष है, क्योंकि परमाणु के चारों बहुत सारे ऊर्जा स्तर होते हैं, तो ये निम्न ऊर्जा स्तर है, ये उच्च ऊर्जा स्तर है, इससे ऊपर और उच्च ऊर्जा स्तर होगा।
है ना। तो जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी जाती है, ये ऊर्जा को अवशोषित करता है, तो अवशोषित करके उत्तेजित हो जाता है और उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। ठीक है, तो ये ऊर्जा इसके लिए, ये जो स्तर है इसके लिए अस्थायी होता है, यानी अनस्टेबल होता है। एक समय ऐसा आता है कि ये ऊर्जा का ह्रास करता है, यानी निकालता है और अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। तो जब ये ऊर्जा को अवशोषित करके ऊपर गया था तो अवशोषण स्पेक्ट्रम बनता है, और नीचे आता है तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम बनाता है। तो इसी आधार पर नील्स बोर ने अपने प्रयोग की अभिधारणाएं दी थी, जिससे यानी इससे क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाता रहता है। तो इसकी अभिधारणाएं क्या है? ये नील्स बोर की अभिधारणाएं हैं, जिनमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित त्रिज्या व ऊर्जा वाले पथ, यानी जो ऊर्जा स्तर होते हैं उनमें गति करता रहता है। गति करते हुए इलेक्ट्रॉन पर दो बल कार्य करते हैं, जिन्हें अपकेंद्रीय बल व अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। तो अपकेंद्रीय बल क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन्स को दूर ले जाने की कोशिश करता है, दूर ले जाने की कोशिश करता है। यानी नाभिक के आकर्षण बल के विपरीत दिशा में लगता है, जबकि ये अभिकेंद्रीय बल इलेक्ट्रॉन को नाभिक की ओर आकर्षित करता है, आकर्षित करता है। इसका मतलब आकर्षण बल है। ये दोनों बल एक दूसरे के समान होते हैं और विपरीत दिशाओं में होते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाता रहता है। यानी ये जो कक्षा है इसमें चक्कर लगा, इसी में घूमता रहता है, ना ऊपर जाता है और ना ही नीचे आता है, जब तक कि इसको कोई ऊर्जा या बाहर से कोई एनर्जी ना दी जाए। इसके बाद है इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं या ऊर्जा स्तरों में गति करता है जिनका कोणीय संवेग NH/2π के बराबर होता है। n कोषों की संख्या है, h फ्लांक नियतांक है। तो ये इसके बाद बोर के अनुसार एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी ये कहा है कि जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है इस ऊर्जा स्तर में, तो इसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ना कमी होगी ना अधिक होगी, एक निश्चित वेग से ये गति करता रहता है। और इसके बाद नेक्स्ट इसकी अवधारणा है कि नील्स बोर के अनुसार, नील्स बोर के अनुसार नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर कई ऊर्जा स्तर या कक्षाएं भी, ऑर्बिट भी बोलते हैं, ऑर्बिट भी बोलते हैं, होते हैं, जिन्हें K, L, M, N, O इस तरह से नामों से दर्शाते हैं। तो ये क्या होते हैं? K जो कोष होता है सबसे नज़दीक होता है, पहला कोष, इसकी जो एनर्जी लेवल है वो सबसे कम होती है। उसके बाद आता है L, उसके बाद आता है M, फिर आता है N। इस तरह से ऊर्जा स्तर बढ़ते जाते हैं। इनको N यानी मुख्य क्वांटम संख्या से भी दर्शाते हैं, N1, N2, N3 और N4 होते हैं। तो ये हमारे होगी बोर की अभिधारणाएं, नील्स बोर की अभिधारणाएं। इनका स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसके बाद इसमें फिर इसकी कुछ कमियां लिखेंगे कि नील्स बोर का जो सिद्धांत था उसको देने के बाद भी इसमें कुछ कमियां रह गई थी, यानी कुछ सवाल उठे थे। जब इसको नील्स बोर के जो प्रयोग को स्पेक्ट्रम में देखा गया, चुंबकीय में, विद्युतीय स्पेक्ट्रम में, विद्युत क्षेत्र में रखा गया, तो इसमें अलग अलग प्रभाव दिखाई दिए। जो नील्स बोर का जो परमाणु सिद्धांत था वो वास्तव में जाहिर था कि रदरफोर्ड से तो अच्छा ही था, विकसित था। इसके द्वारा किसी भी परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम और उसके स्थायित्व की व्याख्या कर सकते थे। तो रेखीय स्पेक्ट्रम की जब बात आती है तो ये
नील्स बोर का परमाणु सिद्धांत फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि नील्स बोर के परमाणु सिद्धांत के अनुसार क्या था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करता है, यानी एनर्जी को ग्रहण करता है, तो वो अवशोषण स्पेक्ट्रम दिखाता है, और जब वो बाहर निकालता है ऊर्जा को तो उसे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, ठीक है। और जब ऊर्जा को ग्रहण किया जाता है, यानी ऊर्जा ग्रहण होती है, तो उसे कहते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रम। अवशोषण स्पेक्ट्रम, ऐसा नील्स बोर ने बताया था। और उन्होंने साथ साथ ये भी बताया था कि जो स्पेक्ट्रम होते हैं ये सतत होते हैं, सतत यानी लगातार होते हैं, इनमें कोई बीच में गैप नहीं होता है, ये चमकीले पथ होते हैं, सतत होते हैं। लेकिन जब बाद में इनको उच्च भेदन क्षमता वाले स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखा गया तो ये पाया गया कि ये जो स्पेक्ट्रम थे ये सतत ना होकर ये ऐसे चमकीली रेखाओं में दिखाई देते हैं, इनके बीच में गैप दिखता है जो काली रेखा के रूप में दर्शाया जाता है, तो वो अंधेरा सा होता है इसमें, है ना। तो ये चमकीली रेखाओं में था, सतत न होकर क्या था, ये असतत था। तो ये असतत क्यों था, ये सतत स्पेक्ट्रम स्प्लिट क्यों हो जाता है, इसका स्पष्टीकरण ये नील्स बोर नहीं कर सका। तो इसमें जो कमियां थी, मेन जो कमियां क्या थी कि जो पहली कमी है कि नील्स बोर का जो सिद्धांत है वो छोटे परमाणुओं पर ही लागू हुआ, छोटे परमाणुओं पर ही लागू हुआ, यानी बड़े परमाणुओं की जब बात आई तो ये फेल हो गया। तो इसमें क्या था, जैसे ही अधिक इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगे तो ये परमाणु सिद्धांत फेल हो गया, लागू हुआ था। तो दूसरी कमी थी कि जब इसको उच्च भेदन क्षमता वाले स्पेक्ट्रम को उच्च भेदन क्षमता वाले स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखा गया तो इसके स्पेक्ट्रम की जो लाइनें थी वो विपाटित हो गई, जिसका स्पष्टीकरण ये नहीं कर सका। उच्च भेदन क्षमता वाले, उच्च भेदन क्षमता वाले उपकरणों से देखा गया तो स्पेक्ट्रम सतत न होकर असतत दिखाई दिया। या हम शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि ये स्टार प्रभाव है, जीमान प्रभाव को स्पष्ट नहीं कर सका। जैसे अर्थात यह स्टार प्रभाव व जीमान प्रभाव को स्पष्ट नहीं कर सका। ये इसकी असफलता का मुख्य कारण था। स्टार प्रभाव क्या होता है कि जब हम स्पेक्ट्रम को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो हमारे स्पेक्ट्रम की जो लाइनें हैं वो बहुत सारी लाइनों में विभक्त हो जाती है। तो ये तो विद्युत क्षेत्र के लिए था, और ये था चुंबकीय क्षेत्र। जब स्पेक्ट्रम को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो भी वह बहुत सी रेखाओं में स्प्लिट हो जाता है, विभाजित हो जाता है। तो इन दोनों प्रभावों का स्पष्टीकरण नील्स बोर नहीं कर सका। और लास्ट में क्या था, दूसरी बात कि नए नए तत्वों की खोज हो रही थी तो उनमें नए नए गुण दिखाई दे रहे थे, तो उन तत्वों को फिर क्या किया, वर्गीकृत किया गया। ये हमारे थे नील्स बोर सिद्धांत में महत्वपूर्ण कुछ कमियाँ थी, इनको आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद पढ़ते हैं, हमारे परमाणु सिद्धांत कंप्लीट हो गए। अब है तत्वों का वर्गीकरण। तत्व क्या है, तत्व यानी जो परमाणु प्रकृति में खोजे जा रहे थे, तो तत्वों को, नए नए तत्वों की खोज हुई, ये खोज अब तक जारी है, तो उनके वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ गई, क्योंकि प्रकृति में
कुछ तत्व ऐसे थे जिनके गुण एक जैसे थे, बहुत से ऐसे थे जिनके उनसे भिन्न थे, यानी बहुत सारे अलग अलग तरह के गुणों वाले तत्वों की खोज हुई। तो उनको वर्गीकृत करने के लिए अनेक वैज्ञानिकों ने अलग अलग अभिधारणाएं प्रस्तुत की। इनमें सबसे पहले नाम आता है डेबोरेनियर का त्रिक नियम, डेबोराइनर का त्रिक नियम। ये डेबोराइनर का त्रिक नियम, इसमें क्या था कि डेबोराइनर ने तत्वों के तीन के समूह बनाए जिन्हें त्रिक कहा गया। तीन के समूह, तीन तत्वों के समूह बनाए जिन्हें त्रिक कहा गया। तो इस त्रिक में क्या कहा, इसको इसलिए डेबोराइनर का त्रिक नियम भी कहते हैं। तो त्रिक की क्या विशेषता होती है कि त्रिक के अनुसार जो पहले वाला तत्व है, पहले वाले तत्व और अंतिम तत्व, यानी तीसरे तत्व भी लिख सकते हैं, तीसरे तत्व के परमाणु भारों का योग का औसत जो प्राप्त होता है वो दूसरे तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। ऐसे त्रिक बनाए थे। तो इनके जो गुण होते हैं, पहले तत्व के और तीसरे तत्व के जो गुण होंगे, इनके भौतिक और रासायनिक गुण समान होते हैं। तो ये ही समानता दूसरे तत्वों से भी दर्शाते हैं। तो इस तरह से डेबोराइनर ने त्रिक बनाए, लेकिन यह सिद्धांत भी ज़्यादा देर नहीं चला, क्योंकि ये सिर्फ केवल 3 त्रिक ही बना पाया। कितने? 3 त्रिक ही बना पाया। इसके बाद और नए तत्वों की खोज हो गई, तो उनमें जब त्रिक बनाने की कोशिश की गई तो उनमें यह फॉर्मूला नहीं बैठा, यानी इनके जो परमाणु भारों के योग है वो तीसरे के, इनके औसत तीसरे के बराबर नहीं हुआ। तो यहाँ पर डेबोराइनर में क्या कहा था, तो इसमें लिख लो, डेबोराइनर के अनुसार तो ये डेबोराइनर का त्रिक नियम है। इसके अनुसार क्या था, 1829 में दिया गया। उन्होंने 3 तत्वों के समूह बनाए जिन्हें त्रिक कहा गया है। त्रिक में मध्य वाले तत्व का परमाणु भार शेष 2 तत्वों के परमाणु भार का औसत के बराबर, लगभग बराबर होता है, तथा उसके मध्य वाले तत्व के गुण भी दोनों तत्वों के मध्य के थे। ये जो थे, मान लो इसमें त्रिक था हमारा, इसका पहला जो त्रिक था लिथियम सोडियम पोटेशियम का था, लिथियम सोडियम और पोटेशियम। तो लिथियम का परमाणु भार 7 और इसका 39 है ना। तो बीच वाले का परमाणु भार क्या होगा, इन दोनों के योग का औसत होगा। जैसे हम क्या करें, 7 प्लस में 39/2, तो कितना आएगा, 6, 4 और 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो 23 आता है। अब इसका परमाणु क्रमांक कितना है, तो सोडियम का भी क्या होता है, 23 ही होता है परमाणु भार। कितना है, परमाणु भार 23 हो गया। ठीक है, तो इसे हम पहला त्रिक कहते हैं। इसके अनुसार क्या होता है कि पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भारों के योग का औसत बीच वाले तत्व का परमाणु भार कहलाता है। तो डेबोराइनर केवल 3 ही त्रिक बना पाया था, जो इस प्रकार हैं। तो जो दूसरा त्रिक है कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम का है, कैल्शियम स्ट्रोंशियम और बेरियम। कैल्शियम का परमाणु भार होता है 40 और 28, इसका 137। अब इनका जब हम योग करते हैं तो कितना आएगा, 137 प्लस में 40/2, 7, 7, 1/2, 2 8 16, 2 8 16 और 2 पंजू 10, यानी 88.5 के लगभग आता है। तो यहाँ पर इसका जो परमाणु भार है वो कितना होगा, 88 होगा। ठीक है, 88 आता है स्ट्रोंशियम का, यानी उनका जो औसत आता है तो वो इसके बराबर होता है। इसके बाद जो तीसरा जो हमारा त्रिक था क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का, क्या था, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन
ब्रोमीन और आयोडीन। तो क्लोरीन का परमाणु भार है 35 के लगभग होता है, 35.5 भी लिखते हैं, कहीं पर कहीं 36 भी लिखते हैं, और इसका होता है 127। तो ब्रोमीन का क्या होगा, इनका योग करते हैं 127 प्लस में 35/2, 7 5 12 और 6 1, 2 8 16, 2 1 2। तो इसका कितना आ गया 81, यानी 80 के लगभग होता है, 80.5 के करीब होता है 80। तो ये लगभग बराबर आता है। तो रदरडैमर रायनर केवल 3 ही त्रिक बना पाया, उसके बाद नए नए परमाणु की खोज हो गई और ये असफल हो गया। तो इसके तुरंत ही बाद इनको सही करने के लिए जैसे जैसे तत्वों की खोज बढ़ती गई, 1865 ईस्वी में एक नया और वैज्ञानिक आया, इसको हम न्यूलैंड का अष्टक नियम या न्यूलैंड का ऑक्टेट रूल दिया उसने, अलेक्जेंडर न्यूलैंड नाम था इसका। उसे क्या कहते हैं उसके अनुसार, तो ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका, डेवरायनर के त्रिक का नियम का 3 त्रिक बनाए हैं इसने, इनका स्क्रीनशॉट ले लो आपने। तो ये हो गया हमारा जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड का अष्टक नियम। इसमें फिर से रिपीट कर रहे हैं, न्यूलैंड ने परमाणुओं को बढ़ते परमाणु बाहर के क्रम में व्यवस्थित किया था। तो उन्होंने पाया कि पहले तत्व के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म 8वें तत्व के समान थे, यानी हर 8वें तत्व पर उनके गुणों की पुनरावृत्ति होती है। उन्होंने इसकी तुलना संगीत के 8-7 स्वरों से की। तो उसके अनुसार क्या होता है, सा रे गा मा पा धा नि सा रे गा मा पा धा नि सा, इस तरह से ये हर 8वें तत्व पर इनकी पुनरावृत्ति हो रही है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, अब हम इसको स्क्रीनशॉट कर लो। तो अब देखिए कि ये जैसे एग्जाम्पल है, अब ये न्यूलैंड का जो ऑक्टेट रूल था उसमें क्या था कि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, सा रे गा मा पा धा नी, ठीक है। नी के बाद क्या आ गया, फिर से सा आ गया, इसका मतलब सोडियम आ गया, ठीक है। फिर रे गा मा पा धा नी, फिर दोबारा से सा आ जाएगा, इसमें क्या आएगा, पोटेशियम आ जाएगा और कैल्शियम आ जाएगा, पोटेशियम आगे इस तरह से। सिर्फ ये जो सिद्धांत था कैल्शियम तक ही लागू हुआ था। तो इसमें क्या होता है, लिथियम के गुण सोडियम के समान होते हैं, बेरिलियम के गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं, क्योंकि रे आ गया उस पर भी रे आ गया। कार्बन के गुण माँ पर क्या होता है, सिलिकॉन के समान थे। तो ये सिद्धांत फेल क्यों किया, क्योंकि जब ये डेवरायनर ने अपना न्यूलैंड अष्टक नियम दिया था यहाँ पर अलेक्जेंडर ने, तो उस समय तक अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, तो ये चल गया था। क्योंकि नियोन के बाद क्या आता है, फ्लोरीन के बाद आता है नियोन, 10 नंबर पर आता है। अगर मान लो नियोन को यहाँ लिख देंगे तो ये सारे गामा पादा निशा फेल हो जाएगा। तो इस तरह से अलेक्जेंडर का न्यूलैंड अष्टक नियम केवल कैल्शियम आयनों तक ही लागू हुआ। इसका मेन कारण क्या था, इसमें जो कमियां रह गई थी वो क्या थी, यहाँ पर इसकी कमियां क्या रहेंगी, इसकी कमियां थी, सबसे पहले था कि हाइड्रोजन का पता नहीं था, हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था, यानी हाइड्रोजन की स्थिति का पता नहीं था भाई, ठीक है। दूसरी बात, अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, इसलिए ये फेल कर गया और ये कैल्शियम तक ही लागू हुआ। कैल्शियम के बाद नए नए तत्वों की खोज हुई और ये सिद्धांत फेल हो गया। इसके बाद जो अगला जो सिद्धांत दिया था मेंडलीफ ने दिया था,
और उसके कुछ साथियों ने, सहपाठियों ने, शिष्यों ने मिलकर एक सिद्धांत दिया जिसे मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। तो मेंडलीव का जो आवर्त नियम है वो हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसलिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट्स करें। तब तक के लिए मैं अजय कुमार आपसे इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।